याद है किसी को? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो हुआ था, एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। कौन कौन है देखते हैं। कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। सर प्रीवियस क्लास मेरा मिस हो गया था सर। हमारा मिस हो गया। चंदन खुशबा बोलो। ये तो डेली क्लास करता है, इसका नाम क्या है? करीना कुमारी बोलो, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? सुनाई दे रहा है हम क्या पूछ रहे हैं? क्या तुम लोग पढ़ाई पढ़ाई करते हो घर में? हेलो, मैं अनम्यूट करूँ सबको ही। यस सर। हाँ तो क्या पूछ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है? लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ था बोलो। यस सर, बट एब्सेंट थे सर, 2 दिन से नहीं ज्वाइन कर पाया था। 2 दिन एब्सेंट थे। और यस और बाकी अंजलि कुमारी। अंजलि। यस सर। हाँ लास्ट क्लास क्या हुआ था बताओ। कुछ तो पढ़ाई करो, कैसे पास करोगे तुम लोग। सर लास्ट जब क्लास अटेंड किए थे उस टाइम सर बताए थे, ये कैलकुलेट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सर टू पार्टिकल्स का। वो बहुत पहले हो चुका है। अच्छा और कौन है? संदीप खुशबा, तुम भी तो क्लास करते हो, वो तो बताओ। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, उसका प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्क्राइब किए थे, याद आ रहा है? ऐसे मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा एक नेगेटिव चार्ज था, उसके बीच में हम लोग क्या किए थे, ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ किए थे, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, क्या किए थे, इस टाइप का लाइन आया था, याद आ रहा है अभी? यस सर। तब तुम लोग को बार बार हम बोलते हैं कॉपी लेके बैठो, नोट करो। ऐसे करोगे तो देखोगे सब में इस बार सबको 10-12 करके देंगे, समझोगे, मार्क्स 50% के नीचे चल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट सीरियस नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बताओ। ठीक है चलो। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या किए थे और एक बार हम रिमाइंडेड कर देते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग बोले थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एनी पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड एट एनी नेगेटिव चार्ज। सो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ करेंगे और एक नेगेटिव चार्ज ड्रॉ करेंगे, उस टाइम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से प्रोड्यूस्ड होता है एंड नेगेटिव में जाके टर्मिनेटेड होता है। सिमिलरली इसका सरफेस पे अनदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, तो डिफरेंट पॉइंट से क्या करेगा, ऐसे प्रोड्यूस्ड होगा एंड यहाँ पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा बट साइन ऑपोजिट रहेगा, दैट इज नेचर ऑपोजिट रहेगा, वन पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव, देन लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए ऊपर एंड नीचे जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे सब क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मीन्स मतलब ऊपर भी जितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस रहेगा नीचे भी उतना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस रहेगा। एंड क्या देखते हैं, एंड देखते हैं कि इन बिटवीन
each and every line of force there will be some force of repulsion, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या है, एक लाइन ऑफ फोर्स से दूसरा लाइन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली मतलब वर्टिकली फोर्स एक्ट होता है, ट्रांसवर्स फोर्स। तो ट्रांसवर्स फोर्स के लिए क्या है, एक गैप धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होते जाता है। देखो पहले एक्चुअली यहाँ पे जितना गैप है एंड इधर जो गैप है ये काफी ज्यादा है ना, एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ देना है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट हम लोग सीखे हैं क्या, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर क्रॉस कर जाएगा ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इस पॉइंट पे अगर क्रॉस कर जाएगा तो देखते हैं इस पॉइंट पे फोर्स का कितना डायरेक्शन रहेगा, दो डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इज ऑलरेडी डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन। तो इस तरफ भी टेंजेंट है और यहाँ पे इस तरफ भी टेंजेंट है। तो ऐसा कभी रियल में नहीं हो सकता क्या एक ही पॉइंट में फोर्स का दो डायरेक्शन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर two electric line of force will never intersect each other. Okay, इसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्या बताएंगे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स when produces from any surface or any charges then it always makes normal to the surface. That means ऐसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज का सरफेस है, सरफेस के साथ मान लो इस सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिट होता है उसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट दिस इज नॉट फैक्ट, ठीक है। एक्चुअल ये नहीं होता है, कैसे होता है, पहले 90 डिग्री क्रिएट करता है उसके बाद ग्रेजुअली बेंड, ठीक है। फिर इधर भी पहले 90 डिग्री क्रिएट किया उसके बाद वो बेंड होता है, ठीक है। सो ऑलवेज सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कितना एंगल बनाता है, इसको याद रखोगे, इट मेक्स ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मींस 90 डिग्री। सो दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैज ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स लेंथ अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। सो अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं। सो इट बिहेव्स एज ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ओके, क्योंकि it has a tendency to contract its length and that's why हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ही और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है ही, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट जैसे करेगा, ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं बीच में, इस लाइन का लेंथ क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज मान लो अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ गया तो लाइन का लेंथ क्या होगा, छोटा हो गया, फिर और भी छोटा होता जाएगा। सो इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड। अनदर क्या बोलता है हम लोग, along vertical direction there is a transverse force in between two electric line of force and these line of forces are separated by some distance, so that's why it gives the repulsive force, repulsive nature of the force, ठीक है। so along इस डायरेक्शन में क्या होगा, attractive force, इस डायरेक्शन में क्या है, attractive, and along vertical direction force क्या है, repulsive, okay, so attractive and repulsive, समझ में आया। so these are the main basic fundamental properties। इसको छोड़ के another properties भी है, वो भी हम लोग बताए थे, ठीक है। तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ, उसको कम से कम मॉड्यूल फुल के नोट्स अवेलेबल है तो उसको पढ़ो कम से कम, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हेलो सर। हाँ बताओ। सर इलेक्ट्रिक लाइंस में रिपल्सिव फोर्स कैसे क्रिएट हो रहा है सर? रिपल्सिव फोर्स देखो, रिपल्सिव फोर्स किस तरफ क्रिएट हो रहा है,
दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। सपोज हम एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिट हो रहा है, ओके, ऐसे एमिट हो। तुम अभी भूल जाओ कि तुम्हारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, तो भूल जाओ, तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ। तो इसका इस पॉइंट से हुआ, इस पॉइंट से हुआ, इस पॉइंट से हुआ, ठीक है। सो बताओ ये जो लाइन ऑफ फोर्स एक्चुअली क्या है? लाइन ऑफ फोर्स है तुम्हारा द पाथ, कोई भी इमेजिनरी पाथ along which a unit positive charge would tend to move in an electric field। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिस फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका वैल्यू क्या है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो क्या है, इस पाथ को फॉलो करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पाथ के अलोंग वो मूव करेगा। तो मान लो इस पाथ के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट है मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल है, मान लो पॉजिटिव चार्ज से सेम काइंड ऑफ लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो चार्ज है इसका नेचर भी क्या होगा, सेम होगा, प्लस क्यू। ये भी क्या होगा, प्लस क्यू। ये भी क्या होगा, प्लस क्यू होगा। तो मान लो यहाँ पे है ए सर पॉइंट, सेम क्यों होगा सर? सेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो नेचर है, ये जो तुम्हारा यस सर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। हम नहीं बता रहे कि यहाँ पे क्यू ही होगा, Q1 हो सकता है, यहाँ पे Q2 हो सकता है, Q2 Q3 हो सकता है, Q3 बट सब में यस क्या है, पॉजिटिव, सब में क्या है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव कभी चार्ज। कभी नेगेटिव हुआ नहीं हुआ। तो नो अगर मान लो नो यहाँ पे सर। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव सब में सेम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से सब में मतलब इक्वल फ्लो कर रहा है इसीलिए। इक्वल फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा जो लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड हुआ, सपोज पॉजिटिव चार्ज यस से, तो सर। पॉजिटिव लाइन ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, नहीं होगा। नो सर। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। तो जैसे रिपल करेगा, इन बिटवीन दीज टू लाइन ऑफ फोर्सेस एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। तो रिपल्सिव फोर्स के कारण एक दूसरे को, इसको ए इधर फोर्स अप्लाई करेगा, ए इधर फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो डिस्टेंस है बीच में वो क्या है, ब्रॉड होना चाहिए, मतलब उसका लेंथ काफी ज्यादा होना चाहिए, वही टेंडेंसी रहेगा। बट अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज रहता है यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, देन दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में कोई भी अगर पॉइंट कंसीडर करेंगे एंड उस पॉइंट पे जो पर्टिकुलर चार्ज रहता है, क्योंकि पाथ मतलब वहाँ पे तो चार्ज है ही, तो पाथ में जो पॉइंट है उस पॉइंट पे जो चार्ज है पर्टिकुलर, उस चार्ज की वजह से वहाँ पे कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट हुआ एंड दैट्स व्हाई हम लोग ये कंक्लूजन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रिपल्स कर रहे हैं एक दूसरे को। एक्चुअली लाइन ऑफ फोर्स रिपल्स नहीं कर रहे, लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट रिपल्स कर रहे हैं। समझ में आया अभी? यस सर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कोई भी स्पेस में जितना नंबर ज़्यादा होगा उसका उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो इसलिए बोले थे हम लोग कि गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन एनी एरिया गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सपोज हम ऐसे ऐसे ड्रॉ किए थे, देखो याद करो, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किए थे। तो देख रहे हो इस एरिया में हम अगर कंसीडर करेंगे तो देखो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स कुछ ज्यादा ही है, अगर यहाँ पे सेम एरिया लेंगे तो देख रहे हैं लाइन ऑफ फोर्स बहुत कम है। तो इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कम है। अगर हम ये दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, देन ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। तो यहाँ से कंक्लूजन तुम कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस gives the strength of electric field, और बोल सकते हो the gathering means crowding of electric line of force measures the electric field strength, ठीक है, measures the electric field strength। so these are the properties। उसके बाद हम ड्रॉ किए थे, अगर तुम्हारे पास सेम काइंड ऑफ चार्जेस रहेगा देन फोर्स का नेचर क्या है। तुम लोग देखते हैं
देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी है और पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आया, प्रोड्यूस्ड हुआ, एंड इधर से भी पॉजिटिव चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स ऐसा आया। पर हम लोग पहले कंडीशन में क्या ले लिए कि टू लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, इस तरफ बेंड हो जाएगा, एंड इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, इस तरफ बेंड हो जाएगा, है ना। देन टू लाइन ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एंड उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे होगा, है ना। सो टू लाइन ऑफ फोर्स के लिए, टू चार्ज के लिए जहाँ पे क्या है दोनों ही चार्ज का नेचर सेम है, आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, देन उसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैलकुलेट किए थे, एंड दैट से देखे हैं ड्रॉ किए थे क्या इन बिटवीन टू चार्जेस। देखो ये जो रीजन है, जो खाली फाँका जो स्पेस रीजन है, यहाँ पे क्या है कुछ चार्ज कुछ लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं, तो यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स अगर नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नो फील्ड रीजन। क्या बोलते हैं, नो फील्ड रीजन, नो फील्ड रीजन। सो नो फील्ड रीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। सो नो फील्ड रीजन किसको बोलेंगे, the region or the space where there is no electric line of forces is called no field region, ठीक है। तो अगर सिमिलरली नेगेटिव चार्ज होगा दोनों, तो दोनों की जगह पे नेगेटिव पुट करो, नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा, है ना। बट फिगर सेम एज पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाता है, नेगेटिव चार्ज में क्या आता है, अंदर टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो इसलिए इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। उसके बाद कोई भी प्लेन शीट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ किए थे, कोई पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ किए थे, कोई स्फेरिकल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ किए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो दिखाए थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज मेक्स नॉर्मल टू द सरफेस, दैट मीन्स अगर सरफेस पे कुछ थीटा एंगल बनाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90, दिस द प्रॉपर्टी। बट दिस प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जाम में आता है क्या, प्रूव दिस प्रॉपर्टी, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज मेक्स नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम इसको प्रूव करेंगे, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक line of forces are normal to the surface, ठीक है। Prove that electric line of forces are normal to the surface, ठीक है। इसको हम लोग को प्रूव करना है, कैसे प्रूव करोगे, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड स्फीयर, ठीक है। So due to repulsive force, these charges are distributed, कहाँ distribute हो जाएगा, on the surface of the sphere, है ना, on the surface of the sphere, due to repulsive characteristics, the charges are distributed over the surface of the sphere. If we consider that any charge of plus q coulomb is on the surface at point P, यहाँ पे P पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज P पॉइंट, एंड P पॉइंट पे क्या है, एक Q अमाउंट ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा बताओ, तो इस पॉइंट में जो इसका टेंजेंट है, टेंजेंट बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स जो है दोनों का डायरेक्शन बेसिकली सेम रहता है, सो E है, ठीक है। एंड E का दो कंपोनेंट रहेगा, मान लो along x axis this one and along y axis, किस तरफ, this one, है ना। तो इधर जो कंपोनेंट है और बीच में जो एंगल क्रिएट हुआ इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, कौन सा एंगल, तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तब बताओ जिस तरफ थीटा रहता है उस तरफ कंपोनेंट क्या है, e cos थीटा, क्योंकि along थीटा कंपोनेंट ऑलवेज
cos थीटा रहता है, ये cos थीटा, एंड नॉर्मल डायरेक्शन में क्या रहता है, ये sin थीटा। समझ में आया, ये sin, ठीक है। तो यहाँ पे है e cos थीटा एंड e sin थीटा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है ही q अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बताओ। अकॉर्डिंग टू फेराड हम लोग बताए थे, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ऑफ q कूलम्ब इज इक्वल टू F इक्वल टू क्या है, F इक्वल टू q इंटू q डॉट, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे देन क्या होगा, QE cos थीटा, QE cos थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्चुअली जब चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज किस तरह मूव करेगा, अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन, एंड उसके पैरेलल कंपोनेंट क्या है, ये cos थीटा कंपोनेंट। सो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से हम लोग लिख सकते हैं क्या, F इक्वल टू QE cos थीटा, where theta is the angle between E, electric force, and the direction of force, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, कोई भी बता सकते हो। तो F इक्वल टू मेनली QE cos थीटा। तो जब हम लोग कंसीडर करेंगे कि द चार्ज इज एट स्टैटिक पोजीशन और इज एट रेस्ट पोजीशन और इज एट स्टेशनरी पोजीशन, अगर ये चीज हम कंसीडर करेंगे, so if we consider that charge is stationary, then क्या होगा, स्टेशनरी कब होगा, उसके ऊपर कुछ फोर्स काम नहीं कर रहा है तभी स्टेशनरी होगा। अगर फोर्स काम करता तो मूव करता ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर जो फोर्स है F का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टेशनरी होने के लिए F का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगेन F का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, F इक्वल टू QE cos थीटा जानते हैं। चलो QE cos थीटा लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0। तो बताओ चार्ज का वैल्यू तो 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या करेंगे, Q नेवर बी इक्वल टू 0, सो Q ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कभी 0 नहीं होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं। तो कौन सा कंपोनेंट 0 है, सो Q नॉट इक्वल टू 0, E नॉट इक्वल टू 0, तो बाकी जो कंपोनेंट पड़ा है कौन सा, cos थीटा इक्वल टू 0, यही 0 होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या है 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है QE cos थीटा। तो Q का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता, E का भी वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो क्या 0 हो सकता, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। सो cos 0, cos कितना का वैल्यू है हम लोग जानते हैं, 0 इज द वैल्यू ऑफ cos 90, कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा इक्वल टू 90, यही तो हम लोग प्रूव करने चाह रहे हैं, ठीक है। थीटा क्या प्रोड्यूस्ड हुआ, थीटा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो सरफेस के साथ कितना जो एंगल बनाया उसको हम लोग थीटा बोले थे, तो थीटा यहाँ पे कितना हुआ 90 डिग्री, इसलिए जो लाइन ऑफ फोर्स है वो प्रोड्यूस्ड हुआ पहले 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज में जाके एनक्लोज्ड होगा, ठीक है, अदरवाइज एनक्लोज्ड नहीं होगा। समझ में आया, यस सर। क्वेश्चन यहाँ से आता है क्या, प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर नॉर्मल टू द सरफेस, इट इज प्रॉपर्टी आल्सो, एंड ये क्वेश्चन से मतलब प्रूफ भी करने देगा तुमको, ठीक है, तो प्रूफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ाए थे, नहीं सर। पढ़ाए थे। तो फ्लक्स हम लोग किसको बोलेंगे, सपोज कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रहता है, एंड वहाँ पे अगर हम कुछ एरिया को प्लेस कर देंगे, देन उस पर्टिकुलर एरिया में कितना लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड होगा,
So that number depends on the electric flux. ठीक है, एज ए सिंपल एग्जांपल अगर हम बताएंगे, या तुम एक रूम के अंदर है, रूम में एक छोटा सा विंडो है, ठीक है, छोटा सा विंडो है, और दूसरा एक रूम में है, उस रूम में विंडो क्या है, बड़ा विंडो है। तो किसके थ्रू ज्यादा हवा पास करेगा, ज्यादा एयर पास करेगा, जिसमें विंडो बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ग्रेटर है। तो जो एयर लाइंस आता है, एयर लाइंस उस एरिया में ज्यादा लिंक्ड होता है, बट जो कम विंडो का एरिया का जो विंडो है, उसमें एयर लाइंस कम लिंक्ड होता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं, क्या जो एयर लाइन है वो ज्यादा एरिया में ज्यादा पास करेगा, कम एरिया में कम पास करेगा। अगर ज्यादा पास करेगा तो हम लोग बोलते हैं वहां पे ज्यादा हवा चलता है, और जो कम पास करेगा तो बोलते हैं कम हवा चलता है। सेम अगर हम कुछ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर करेंगे, उस फील्ड में अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड होगा, ठीक है, उस फील्ड में अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसमें फ्लक्स ज्यादा है। ठीक है, ऐसे जैसे हम एयर लाइंस का बात किए, उसको हम लोग बोलेंगे एयर फ्लक्स, एंड इलेक्ट्रिक लाइन का जब बात करेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स which enclosed, which linked in any closed surface. Suppose ऐसे तुम्हारे पास कोई भी एक एरिया है, कोई भी आर्बिट्ररी एक एरिया हम ड्रॉ किए, एंड देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे से है। देखो इस फिगर को अच्छे से नोटिस करो। अच्छे से अगर नोटिस करोगे, देन तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे ओनली 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हुआ, लिंक्ड हुआ। इस सरफेस जो है, सपोज डीएस एरिया का सरफेस हम लिए हैं, डीएस सरफेस में ओनली 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड हुआ, और बाकी जो देखो फर्स्ट वाला एंड सबसे नीचे जो है, मतलब 1, 1 एंड लास्ट वाला कितना है, 2, 3, 4, 5, 1 एंड 5 नंबर ऑफ जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, वो क्या है, सरफेस पे लिंक नहीं हुआ, बाहर से चल गए। और एक सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं जहां पे क्या है, ओनली एक हुआ, और इधर एक हुआ, और सब बाहर से गया, फील्ड लाइंस। तो बताओ किस एरिया में, सपोज दिस इज DS1 एंड दिस इज DS2, तो बताओ किस एरिया में फ्लक्स का वैल्यू ग्रेटर है। फ्लक्स मींस कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड हुआ, लिंक्ड हुआ। यहाँ पे तुम क्लियरली देख रहे हो कि DS1 जो सरफेस है, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड हुआ, बट DS2 में ओनली 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड हुआ। सो बताएंगे क्या यहाँ पे फ्लक्स ग्रेटर है और यहाँ पे फ्लक्स कम है। फ्लक्स मीन कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे ग्रेटर है एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कम है। अब समझ में आया व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस linked over any closed surface which known as electric flux. समझ में आया? सर यहाँ भी रिपल्सन का होगा सर? नहीं, यहाँ पे रिपल्सन नहीं, हम बता रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ, देखो रिपल्सन का मतलब क्या है, एक लाइन ऑफ फोर्स से दूसरा लाइन ऑफ फोर्स का गैप कभी ज्यादा हो सकता है ना, कभी कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, तो उस टाइम हम रिपल्सन का बात करते हैं। और जब फ्लक्स हम पढ़ेंगे, फ्लक्स में क्या पढ़ना है कि टोटल कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स उस एरिया में लिंक्ड हुआ, उस एरिया के थ्रू पास कर रहे हैं, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। सपोज जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत, फाई से denote करते हैं सर? हेलो क्या बोले, इसको फाई से denote करते हैं सर? हाँ इसको फाई से डिनोट करते फाई से denote करते हैं इसको? हैं, फाई से डिनोट करते हैं, ओके। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज डिनोटेड बाय फाई, एंड फाई इक्वल टू क्या है, बेसिकली देखो डीएस हम क्या लिए है, डीएस एक एरिया लिए है, ठीक है, डीएस एक एरिया लिए,
एंड ई क्या है, ई इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो ds है, ये जो एरिया है, इसको अगर हम छोटा छोटा एलिमेंट्री सरफेस में डिवाइड कर लेंगे तो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सरफेस का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। अभी देखो यहाँ पे एक सरफेस बना है, यहाँ पे एक सरफेस बना है, यहाँ पे एक सरफेस बना है ना। तो हर सरफेस का एरिया भी डिफरेंट है एंड उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो इसलिए द टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जो सरफेस एरिया है उसको छोटा छोटा एलिमेंट्री सरफेस में डिवाइड करना है। टोटल सरफेस शुड बी डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ एलिमेंट्री सरफेस एंड वी हैव सीन दैट द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस विल बी डिफरेंट, क्योंकि कोई भी सरफेस का इसका डायरेक्शन किस तरफ डिनोट होता है, उसका नॉर्मल जिस तरफ along the normal of the surface, तो सरफेस का नॉर्मल बराबर उसका डायरेक्शन भी डिनोट होता है। तो अगर यहाँ पे हम एलिमेंट्री सरफेस का बात करेंगे तो इस एलिमेंट्री सरफेस एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये दोनों में क्या है, कुछ एंगल प्रोड्यूस्ड होगा। दोनों में क्या है, कुछ एंगल प्रोड्यूस्ड होगा। सो उस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना है। सपोज देखो तो ऐसा एक सरफेस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग ऐसे करके तीन छोटा छोटा एलिमेंट के सरफेस में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और भी ज्यादा तीन नहीं है। सपोज मान लो यहाँ पे एक सरफेस है तुम्हारा, माफ कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक सरफेस है और क्या है, और है इधर एक सरफेस है, ये वाला, ठीक है। सपोज एक सरफेस का डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, ठीक है, दूसरा सरफेस है इस तरीके से, इस तरीके से, एंड तीसरा क्या है, तीसरा सरफेस है मान लो ऐसे। ओके, तो बताओ इसके लिए नॉर्मल किस तरफ होगा, इसके लिए नॉर्मल का डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना, ऐसे होगा। इसके लिए नॉर्मल का डायरेक्शन किस तरफ, स्ट्रेट होगा, एंड इसके लिए नॉर्मल का डायरेक्शन किस तरफ, है ना। सो द सरफेस एरिया that is ds is represented along the normal. So ds फर्स्ट एलिमेंट्री सरफेस के लिए दिस तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, सेकंड एलिमेंट्री सरफेस के लिए दिस तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, एंड कोई भी स्ट्रेट एरिया के लिए क्या है, स्ट्रेट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो रहा है, ठीक है। एंड क्या है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। ये तो सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है ना। सो देखो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो ई एंड ई, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे अच्छा से नोटिस कर पाओगे तो क्या देखोगे, दैट ई एंड ds के बीच में, सो ds भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन है एज वेल एज मैग्नीट्यूड है, एंड ई भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो ds एंड ई के बीच में यहाँ पे देखो एंगल जो क्रिएट हुआ, दैट इज द थीटा, थीटा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, कभी देखता है यहाँ पे थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, थीटा कितना है, इन दिस केस ग्रेटर देन 90 डिग्री, और सेकंड फिगर में थीटा का वैल्यू हम देख रहे हैं इट इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, एंड थर्ड फिगर में नोटिस करो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, है ना। सो कभी एक्यूट एंगल, कभी ऑब्ट्यूज एंगल एंड कभी राइट एंगल, ये तीनों चीज होता है। तो जब देखते हैं एक्यूट एंगल होगा, जब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जब देखते हैं राइट एंगल होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या तुम्हारा पास जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन ड्रॉ किए हैं, 1 2 3, तो कोई भी सरफेस को ऐसे हम 3 की जगह पे 300 छोटा छोटा एलिमेंट्री सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3000 में डिवाइड कर सकते हैं। तो बट नीट रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन मीन्स उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन मीन्स क्या है, एडिशन। डिवीजन करना है सर। नहीं करना है, ठीक है, हेलो सर। नहीं करना है, अटेंडेंस ले लो कोई, खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके सर। सो फाई ई
इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट ds, surface integration E dot ds. Again, dot product of two vector gives that surface integration E ds cos theta. E ds cos. So देखो फ्लक्स का वैल्यू क्या है, phi e इक्वल टू E ds cos theta. अगेन अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, E cos theta को बाहर लेके जाओ, E ds को बाहर लेके जाओ, सॉरी E cos theta को बाहर लेके जाओ, E cos theta, B को हटाओ, तो ई cos थीटा बाहर लेके जाओ, ठीक है। एंड क्या बचा रहेगा, बचा रहेगा तुम्हारा ओनली इंटीग्रेशन के अंदर ओनली ds बचा रहेगा। अगेन इफ द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू a मीन्स ओनली s और a कोई भी नोटेशन से लिख सकते हो, देन e a cos थीटा, where a is the surface integration of ds, ये क्या है, A is the surface integration of ds. Then फ्लक्स का फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल गया, phi e इक्वल टू E a cos theta, समझ में आया, E a cos theta. So this is the scalar quantity. This is a scalar quantity. So electric flux is vector or scalar, it is scalar. But electric field क्या है, it is a vector. समझ में आया। तो क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड व्हाट आर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमको बोलना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड जिसका वैल्यू क्या है, फाई ई इक्वल टू ई ए cos थीटा। समझ में आया। सो थीटा इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच डिसाइड्स the value of electric flux.